हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है डिमांड। अभी देखो क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, जब भी हम प्राइस की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, इन सब का जो इम्पैक्ट है ना, इन सब का फाइनल इम्पैक्ट क्या होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर पर पड़ता है। अभी कैसे पड़ता है? देखो, कंज्यूमर के बिहेवियर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है और कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा, मार्केट में उसका क्या रोल है। तो मार्केट में क्या होता है, वो डिमांड क्रिएट करता है। हर एक चीज का इम्पैक्ट क्या होता है, जब कंज्यूमर के बिहेवियर पे पड़ता है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरह से हमें दिखता है इकोनॉमिक्स में, डिमांड के थ्रू दिखता है। अभी देखो, जब डिमांड के थ्रू दिखता है तो हमें ये भी समझना होगा कि डिमांड क्या है। अगर आपको डिमांड समझ में आ जाएगा तो आपको आधा माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं डिमांड का आखिर मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में। देखो, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, जैसे कि ठंड में क्या होता है, चाय की डिमांड बढ़ जाती है। अब चाय की डिमांड बढ़ गई, क्या सिर्फ ठंड उसका एक रीजन है? इसी चीज को समझना है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ चाहना नहीं होता है कि हम जो चाहते हैं वही डिमांड है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली क्या होता है, डिमांड एक क्वांटिटी है, ठीक है। और वो क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी ये है कि इसमें क्या होता है ना, जो कंज्यूमर उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए उस क्वांटिटी को खरीदना चाहता है, बट बेसिकली विलिंगनेस है या नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ना, वो विलिंगनेस का होता है, ठीक है। अभी देखो, विलिंगनेस तो एक बहुत बड़ा पार्ट है ही, ठीक है। लेकिन और क्या है कि अगर वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी का डिमांड कर रहा है तो उसमें सबसे पहले तो वो चाहता है, उसकी विलिंगनेस है, इसलिए क्वांटिटी की डिमांड है। बट और क्या है इसमें है, एट गिवन प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे अवेलेबल है, क्या उस प्राइस में कंज्यूमर खरीदना चाहता है या नहीं चाहता है। एंड इसके साथ साथ ही एक और चीज होता है, क्या? गिवन टाइम पीरियड। देखो, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। क्या होता है कि कंज्यूमर की विलिंगनेस है या नहीं है, जो भी प्राइस है उस प्राइस पे खरीदना चाहता है या नहीं चाहता है, और उस टाइम पीरियड में खरीदना चाहता है या नहीं। एक गिवन टाइम पीरियड होता है, क्या उस गिवन टाइम पीरियड में वो उस चीज को खरीदना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, उसके विलिंगनेस क्या है। तो ये जो तीन चीजें है ना, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज, सॉरी इसमें मिस हो गया, एक और चीज क्या है, ये है एबिलिटी, ठीक है। या ये क्या होता है, देखो पहले क्या होता है कि आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, लेकिन क्या आप खरीदने के लायक हो, खरीदने के काबिल हो, आप एबल हो कि आप वो खरीद पा रहे हो। एंड दूसरी चीज, एबिलिटी कहाँ से पता चलती है? जो प्राइस है, क्या आप उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीदने के एबल हो या नहीं हो, ठीक है। एंड फिर आता है टाइम पीरियड। तो ये चार चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो आपको इन चारों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या है? पहला विलिंगनेस है, दूसरा एबिलिटी है, तीसरा प्राइस है, एंड चौथा टाइम है। ये चार चीजें बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अगर विलिंगनेस है पर एबिलिटी नहीं है तो क्या है, अगर आप खरीदना चाहते हो, जैसे कि देखो क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास BMW कार हो, ठीक है, बट मेरी इनकम उतनी नहीं है कि हम उस कार को खरीद पा रहे हैं। तो क्या होता है, हम ये चाहते तो हैं, विलिंगनेस तो है, बट हम एबल नहीं है, आई एम नॉट एबल टू परचेज दैट BMW कार। तो ये क्या है, ये मेरी डिजायर हो जाएगी, ये मेरी डिमांड कभी नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, मेरी डिजायर हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ विलिंगनेस से डिमांड नहीं होता। आप उस आप जो खरीदना चाहते हो, आप उस चीज को खरीदने के एबल हो या नहीं हो, आपका इनकम वो आपको परमिशन देता है या नहीं देता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड उन सब चीजों के बाद आता है प्राइस। अगर आप उस काबिल भी हो, आपके पास उतना इनकम भी है, तो क्या आप उस प्राइस पे खरीदना चाहते हो या नहीं चाहते हो। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बिग बिलियन के टाइम पे क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज चल रहे होते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे आईफोन ही खरीदना है किसी को, तो ऐसे तो उसका इनकम है कि वो डायरेक्ट 70,000 में भी खरीद सकता है। बट क्या होता है, नॉर्मल डेज में हम 70,000 में नहीं खरीदना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये प्राइस ज्यादा है, तो हम वेट करते हैं कि बिग बिलियन डेज आएगा जिसमें उसका प्राइस डिस्काउंट होगा, कम होगा, तब हम उस प्राइस में खरीदेंगे। तो प्राइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। एंड फिर टाइम, जिस टाइम पे 70,000 दाम है उस टाइम पे आप नहीं खरीदते हो, लेकिन वही दाम जब 56,000 हो जाता है बिग मिलियन के टाइम पे, तो आप उस टाइम पे खरीद रहे हो। तो टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम देख लिए कि डिमांड क्या होता है, सिर्फ आपके चाहने से ही नहीं होता है। आप चाहते हो प्लस आप उस एबल हो कि आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो, एंड थर्ड थिंग कि उस प्राइस पे खरीदना चाहते हो नहीं।
एंड फोर्थ थिंग, क्या टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। अभी देखो डिमांड अगर आपको समझ आ गया कि डिमांड के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, तो फिर आती है बात डिमांड फंक्शन की, ठीक है। मतलब कि डिमांड फंक्शन, बहुत लोग इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की तरह भी देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों समझेंगे, डिमांड किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन विच फैक्टर, ठीक है। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, डिमांड सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करती है कि उसका प्राइस होगा तो क्या हो, तो ही हम उसको खरीद रहे हैं। डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड उन फैक्टर का रिजल्ट होता है डिमांड, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। एक तो प्राइस होता है, ठीक है, आप इसको प्राइस होता है, आप प्राइस को एक फैक्टर लेके चलते हो। एंड दूसरा क्या होता है, इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्यों? अब रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीजें आती है, एक कॉम्प्लीमेंट और एक वेट, सॉरी, और एक सब्सटीट्यूट, ठीक है। ये दो चीजें जरूरी होती है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि अभी हमने देखा प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी इन सब के अलावा क्या है, इन सब के अलावा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड का। एंड देन आता है एक और फैक्टर, पॉपुलेशन। अभी हम हर एक चीज के बारे में देखेंगे, ये जितने भी फैक्टर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम इन सब चीजों को समझेंगे। एंड देखो कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर रैशनल होता है, तो कंज्यूमर क्या है, आगे के बारे में भी सोचता है, उसके कुछ कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या बात करी थी कि अगर आईफोन का प्राइस आज 70,000 है, तो हम ये सोचते हैं कि बिग बिलियन डेज के टाइम पीरियड में, जब अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इसका प्राइस कम हो जाएगा, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या वेट करते हैं कि हम उस टाइम पीरियड का वेट करते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी देखो हमने जो यहाँ पे पढ़ा, इन सबको हम क्या देख रहे हैं, एक फैक्टर की तरह देख रहे हैं। एंड इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अभी देखो जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में बोल रहे हैं, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी जो है हमारा, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा प्राइस, वाई को हम डिनोट करते हैं इनकम से, एंड फिर हम पी आर, पी आर क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में भी ध्यान में रखते हैं। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो हम उसको टी से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पे सिंबॉलिकली अगर लिखना चाहेंगे, तो इन सबको मिला के बनता है क्वालिटी डिमांड, ठीक है। और इसी चीज को हम डिमांड फंक्शन की तरह देखते हैं। देखो जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, अभी हमने देखा नहीं है, अभी हम लॉ ऑफ डिमांड भी देखेंगे। तो देखो जो क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही है, डिमांड फंक्शन की बात हो रही है, ये वही चीज है कि डिमांड कैसे फंक्शन करता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड वो फैक्टर को ही हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। चलो अब ये तो समझ में आ गया। तो देखो हम क्या करते हैं ना, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते समय हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। इसमें हम क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, हम इन सारे डिटर्मिनेंट्स को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ठीक है, हम बाकी सारी चीजों को, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को क्या है, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या और क्या चीजें होती है, तो चलो हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सारे डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स ये सब क्या है, कांस्टेंट है,
सिर्फ और सिर्फ हम किस चीजों को ध्यान रखते हैं? इनकम और प्राइस। हम क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं? हम रखते हैं प्राइस को। इनकम भी हम क्या करते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने इनकम और प्राइस दोनों बोला था, बट क्या होता है कि सिर्फ हम प्राइस को ध्यान में रखते हैं। और ये एजम्पशन है, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का ये एजम्पशन है कि हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सिर्फ और सिर्फ प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड इसी चीज पर बेस्ड है, और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है सेट्रिस पेरिबस। सर ये सेट्रिस पेरिबस क्या होता है? देखो, ये जो एजम्पशन है यही कहता है सेट्रिस पेरिबस, मतलब क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड सेट्रिस पेरिबस के बिना वैलिड नहीं होता। हम ये जो एजम्पशन ले रहे हैं, इसी एजम्पशन को बोलते हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, ये सारे एक ही वर्ड है। अब इसी को समझना है। अभी देखो, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने देखा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे डिटर्मिनेंट्स है प्राइस के अलावा, उन सबको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो, सर आप लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बोल रहे थे, तो पहले लॉ ऑफ डिमांड बताओ। देखो, लॉ ऑफ डिमांड का जो कोर थियरी है वो क्या है, हम पहले देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड के स्टेटमेंट। अभी अच्छे से सुनना। देखो, लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्या होती है? उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ, ये कॉन्सेप्ट है जो हम देख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या बोलता है? ये बेसिकली बोल रहा है कि बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है? उसका डिमांड घट जाता है। और जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इतना ही है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्राइस को हम लेके चल रहे हैं। और जितने भी डिटर्मिनेंट्स है यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे टोटल 6 डिटर्मिनेंट्स हैं। ये सारा डिटर्मिनेंट्स को क्या हम मान के चलते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ हम प्राइस के बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है। और जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस घटता है उसका डिमांड बढ़ जाता है। और ये जो बात है, ये जो थियरी है, ये जो थियरी में हम क्या देख रहे हैं? डिमांड कैसे घट रहा है, डिमांड कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घट जाता है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ जाता है। और इसी के कारण क्या होता है? जो डिमांड कर्व बनता है ना हमारा, आप देखोगे डिमांड कर्व जो हमारा बनता है, ये कर्व क्या होता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब हम समझ गए कि सर आपने बता दिया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब आप बताओ कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, तो अभी और देखो, हम कर्व को पढ़ने से पहले क्या करेंगे? हम लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इस चीज को समझेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्या है, यूपीएससी कभी भी सिर्फ ये नहीं पूछता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये पूछता है लॉ ऑफ डिमांड क्यों है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई नहीं देता है आपको। हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड काम कैसे करता है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी। हाउ लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स, ठीक है। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसको पूरा ही लिख देते हैं, डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमने डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या देखा था? जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पहला यूनिट से सेटिस्फेक्शन होता है, दूसरे यूनिट में वो सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, ठीक है। ये देखे थे। एंड फिर हम जब तीसरा यूनिट लेते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन और ज्यादा कम हो जाता है। तो क्या होता है? पहला यूनिट में हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरे यूनिट में सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, तीसरे यूनिट में सेटिस्फेक्शन और कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब ऐसा होगा, जब आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा होगा, तो आप क्या करते हो कि आप एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम नहीं करना चाहते हो, उसका मतलब क्या है कि आप एक्स्ट्रा यूनिट खरीदना ही नहीं चाहते हो। क्यों नहीं खरीदना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस आप पे कर रहे हो ना,
जो प्राइस आप पे कर रहे हो, इस प्राइस से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम है, मतलब कि यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि हम कम प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं। जब दूसरा यूनिट हम खरीदना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो। पहले में हम क्या करते हैं कि पहला यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ठीक है, जो प्राइस पे मिल रहा है हम उस पर खरीद लेते हैं। लेकिन जब हमारा जो सेटिस्फेक्शन है दूसरे यूनिट के साथ कम होने लगता है तो हमें लगता है कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए। हम जो प्राइस पे पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं दूसरा यूनिट पे हम वो नहीं देना चाहते। ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि लॉ ऑफ मार्जिनल डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी एक रीजन है कि डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अभी देखो ये तो एक बात बता दी है सर आपने लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अब इसमें दूसरा फैक्टर भी है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, इनकम इफेक्ट। अभी देखो हर चीज को देखेंगे हम लोग, इनकम इफेक्ट, इनकम कैसे इफेक्ट डालता है। अभी देखो क्या है ना कि हम लोग पीएचडी करने के लिए तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें हर चीज को उसी तरह से करना पड़ेगा जितना हमें यूपीएससी के लिए जरूरी है, और जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम क्वेश्चन को देखे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, हम अब देखते हैं इनकम इफेक्ट कैसे काम करता है। देखो, जब प्राइस घटता है, ठीक है, जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर का जो इनकम है, कंज्यूमर का जो इनकम है वो क्या होता है, पहले 50 रुपए में, चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कंज्यूमर का इनकम क्या है, कंज्यूमर का इनकम ₹200 है। ठीक है, और अभी एग्जांपल, अभी हम क्या देख रहे हैं कि किसी कमोडिटी ए का प्राइस क्या है, ₹50 है। तो अभी क्या है, वो 200 रुपए में 4 यूनिट खरीद पा रहा है। ठीक है, 4 यूनिट। अभी इसका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, इसका प्राइस ₹30 हो जाता है। तो अब क्या है, इसी ₹30 में से कंज्यूमर, अभी इसका प्राइस क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। तो अब इसी कमोडिटी को कंज्यूमर अपने सेम इनकम, अभी इनकम बढ़ा नहीं है, इनकम कांस्टेंट ही है, 200 रुपए में ही अब वो कितना अफोर्ड कर सकता है, वो 5 यूनिट अफोर्ड कर सकता है। देख रहे हो, प्राइस घटने से क्या हो गया, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है ना, वो इनकम बढ़े बिना ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कंज्यूमर का रियल इनकम क्या होता है, प्राइस घटने के साथ साथ बढ़ जाता है। और क्या होता है, कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाता है। अब 200 रुपए में ही क्या कर रहा है, वो 5 यूनिट खरीद पा रहा है। ठीक है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल में मोबाइल फोन ले लो, कुछ भी ले लो, आप इन सब कोई भी कमोडिटी को एग्जाम्पल में लेके सोच सकते हो, आप खुद से सोच के देखो। ये सब इकोनॉमी के ये सारे कॉन्सेप्ट में तभी समझ आएंगे जब आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और आपने क्या किया कि आप दूसरा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चेक कर रहे हो कि क्या वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट उसी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देखो, मोबाइल का प्राइस अगर गिर गया, सपोज पहले मोबाइल का प्राइस क्या था, ₹100 था, तो 200 रुपए में 2 मोबाइल फोन वो अफोर्ड कर पा रहा था। अब क्या है, मोबाइल का प्राइस अगर ₹50 हो जाए, ठीक है, अब क्या है, वो 4 मोबाइल अफोर्ड कर पा रहा है तो वो 4 मोबाइल खरीदेगा। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट इस तरह से डिमांड को इम्पैक्ट डालता है, इस तरह से वो डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अभी देखो ये तो समझा, सर आपने ये तो बता दिया, अभी और बताओ और क्या क्या चीज, हर तरह के इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हम इन सब चीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब आ रहा है कॉन्सेप्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अभी दो तरह का रिलेटेड गुड्स होता है, एक होता है सब्सटीट्यूट, ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी देखो हम इसको भी समझेंगे। अभी क्या हो कि जब सब्सटीट्यूट गुड्स है, मतलब कि टी एंड कॉफी, ये दोनों क्या है, सब्सटीट्यूट है। कि आज अगर टी का, आप टी कंज्यूम कर रहे हो, चाय पी रहे हो, क्यों पी रहे हो, रिफ्रेशमेंट के लिए। ठीक है, और आप कॉफी भी क्या पीते हो, रिफ्रेशमेंट के लिए। तो सोचो, जब टी का प्राइस बढ़ेगा, टी का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा,
ठीक है। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है और कॉफी का प्राइस सेम का सेम रहता है, अभी देखो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के, अगर अभी टी का प्राइस 10 रुपए है और कॉफी का प्राइस क्या है 12 रुपए सपोज, इसको भी 10 ही मान के चलते हैं तभी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये भी प्राइस 10 रुपए है, आज आप चाय पी रहे हो, लेकिन क्या होता है कल चाय का प्राइस बढ़ जाता है और ये प्राइस हो जाता है 15 रुपीज। ठीक है, आपको ये महंगा लगने लगा, तो क्या होता है कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसे उसी प्राइस में सेटिस्फेक्शन सेम मिले, जहां पे वो उसका सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम पे हो। तो वो क्या कर सोचता है कि ये जो 15 रुपए में हम एक चाय पीते हैं, इससे अच्छा है कि हम कॉफी पी लेते हैं, 10 रुपए में ही मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन तो यहाँ भी वही मिल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है सिर्फ टी का प्राइस बढ़ने के कारण क्या होता है उसको काफी सस्ता लगने लगता है, तो वो क्या करता है टी से कॉफी पर शिफ्ट हो जाता है, और सिर्फ प्राइस यहाँ पे टी का बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड कॉफी का बढ़ जा रहा है और टी का डिमांड कम हो जा रहा है प्राइस बढ़ने के कारण। ठीक है, अब क्या हुआ हमें कॉफी सस्ती लगने लगी और हमें टी महंगा लगने लगा। ठीक है, और लोग क्या करते हैं टी को छोड़कर कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं, कॉफी पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो इफेक्ट्स है, यही इफेक्ट्स को हम समझेंगे, ये इफेक्ट ही लॉ ऑफ डिमांड पे अप्लाई होता है, ये लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट करता है, डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा हो रहा है कि चाय नहीं तो कॉफी, लेकिन इसी में एक और आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी इसमें क्या होता है हम समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होता है जैसे कि बाइक एंड पेट्रोल, समझे, बाइक एंड पेट्रोल की जब बात होती है, ये क्या है, बाइक और पेट्रोल है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। अगर आप बाइक खरीदोगे तो आप पेट्रोल भी भराओगे, क्योंकि इसके बिना तो चलेगी नहीं। तो अगर बाइक का डिमांड बढ़ता जाता है, बाइक मार्केट में ज्यादा आएगी, तो उसके साथ साथ क्या होगा पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सोचो कि कल क्या होता है कि बाइक का जो प्राइस है सपोज आज के टाइम पे ₹50K है, ठीक है, 50,000। ठीक है, अभी क्या होता है अचानक से बाइक का प्राइस बढ़ जाता है और ये हो जाता है 70K। तो क्या होता है प्राइस बढ़ने के कारण इसका डिमांड क्या होता है, इसका डिमांड कम होने लगता है। अभी देखो प्राइस के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि बाइक का डिमांड तो कम हो गया, लेकिन बाइक का डिमांड कम होने के कारण क्या हो रहा है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेट्रोल, अब इसका भी डिमांड कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो कैसे रिलेटिव गुड्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेक कर रहे थे तो हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स पे प्राइस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी सोचो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था, अभी यहाँ पे प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे प्राइस कम हो जाता है, पहले 50K था, अब ये 30K हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है 30,000 दाम हो गया, तो बाइक का डिमांड क्या हुआ एकदम से बढ़ गया। ठीक है, अब बाइक का डिमांड जब बढ़ जाता है, बहुत सारी मार्केट में बाइक आ जाती है, इसके कारण क्या होता है पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ जा रहा है। यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है पेट्रोल का डिमांड बढ़ जा रहा है, और ये सारे इफेक्ट्स मिलकर क्या करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमने देखा इनकम का क्या इफेक्ट होता है, हमने देखा कि लॉ ऑफ डायनेमिक मार्जिनल यूटिलिटी का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये कैसे लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क कर रहा है, हम इस चीज को समझ रहे थे। ठीक है, अभी ये सब अगर समझ में आ गया आपको, तो अब हम लोग यहाँ पे डिमांड कर्व के बारे में बात करेंगे। डिमांड कर्व, आखिर डिमांड कर्व क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, ये है मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा ऐसा बनता है। ठीक है, सर आपने बना तो दिया, लेकिन ये क्या है, कैसे समझ में आएगा डिमांड कर्व क्या होता है। देखो डिमांड कर्व बेसिकली क्या बताता है कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी का डिमांड क्या है। डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना, सिंपल है। अभी ये जो डिमांड कर्व है, ये बेसिकली हम डिमांड को डिपिक्ट करते हैं ग्राफ में, हम दिखाते हैं डिमांड किस तरह से दिखता है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, कोई बताना चाहेगा, सॉरी मैं भूल गया था कि लाइव लेक्चर नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोप होने के पीछे का रीजन क्या है, प्राइस जब घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है। यही यही सब चीजें क्या है ना कि डिमांड कर्व पे भी इम्पैक्ट डालती है, और यही रीजन है
कि डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड के कारण क्या होता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? लॉ ऑफ डिमांड के कारण। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गया है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसका जो बेसिकली डायग्राम है वो ऐसा बनता है। तो सर इसमें और बताओ और क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर डिमांड कर्व बना के बहुत कुछ बताते हैं कि डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है, तो ये सब कैसे होता है? देखो एक चीज आपको ध्यान रखो, डिमांड कर्व के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जब भी हम डिमांड कर्व के बारे में समझते हैं, तो हम सिर्फ प्राइस को ध्यान में रख रहे होते हैं। हम यहाँ पे इनकम को नहीं सीखते हैं, हम यहाँ पे किसी भी तरह से अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो डिमांड होते हैं उनको नहीं देखते हैं। अदर डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या हम लोगों ने देखा था? रिलेटिव गुड्स देखा था, अदर चीजों में हम लोगों ने इनकम देखा था, प्राइस देखा था, और डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या है? पॉपुलेशन है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, और साथ ही साथ क्या है? एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी आता है डिमांड करने। ठीक है, तो सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, आपने ये बता दिया। तो अब मुझे ये बताओ सर कि डिमांड कर्व में मूवमेंट क्यों होता है और मूवमेंट कैसा होता है, शिफ्ट क्या होता है, ये चीज बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस चीज को समझने के लिए क्या समझेंगे, डिटर्मिनेंट्स के बारे में। देखो जब सिर्फ प्राइस चेंज होता है और बाकी सारे फैक्टर सेम रहते हैं, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है डिमांड कर्व जब हम बनाते हैं उस टाइम पीरियड में, प्राइस के घटने या बढ़ने के कारण क्या होता है, क्वांटिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ घटता है या तो क्वांटिटी बढ़ता है। जैसे प्राइस बढ़ा क्वांटिटी क्या हुआ, घट गया, प्राइस घटा क्वांटिटी क्या हुआ, बढ़ गया। अब क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होती है और डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होता है। सपोज ये था, ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, हम ग्राफ देख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, ये बात कर रहे हैं प्राइस के बारे में। ठीक है, अभी देखो ये है 100, 200, 300, 400। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस 400 पे है तो हम कितना यूनिट डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए पे 2 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, जब प्राइस 300 पे है तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं 3 यूनिट। जब प्राइस 200 पे है तो हम कितना यूनिट डिमांड कर रहे हैं, हम 4 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। जब प्राइस 100 पे है तो अब कितना यूनिट डिमांड कर रहे हैं, हम 5 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। अब देख लो जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड मेरा घटता जा रहा है। यहाँ पे डिमांड बढ़ता जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 यूनिट होता गया। लेकिन हम प्राइस अगर बढ़ाते जाए नीचे से ऊपर की तरफ जाए, 100 पे 5 यूनिट, 200 पे 4 यूनिट, 300 पे 3 यूनिट, 400 पे 2 यूनिट, कम होता जा रहा है। ठीक है, और इसी चीज को समझना है, और यहीं से बातें आगे आती है कि देखो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, पॉइंट ए, रुक जाओ, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, अभी भी इस डिमांड कर्व के अलोंग ही चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, अभी भी यहाँ पे किसी भी तरह की चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे डिमांड घट रहा है, क्वांटिटी घटती जा रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्राइस घटता है तो एक्सपेंशन कैसे हो रहा है डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, क्वांटिटी कम भी होते जा रहा है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये भी हो रहा है। तो इसी चीज को समझ के यहाँ पे जो रीजन है, कॉज क्या है, कॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। प्राइस के घटने और बढ़ने के कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट कहाँ होता है, अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और समझना है, सर मूवमेंट के बारे में बता दिया कि मूवमेंट कैसे होता है, लेकिन बहुत लोग बात करते हैं सर शिफ्ट के बारे में, कि डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों हो जाता है। आप ये सोचो, देखो पहले सपोज ये हमारा डिमांड कर्व था, ठीक है, अभी हम इसमें बात करते हैं
अदर डिटर्मिनेंट्स के बारे में, मतलब कि प्राइस के अलावा, डिटर्मिनेंट्स देखे थे ना, ये था डिटर्मिनेंट्स। अब प्राइस के अलावा जो भी कांस्टेंट हम सोच के चल रहे थे, सेट्रिस पेरिबस के बारे में जो देखे थे हम लोगों ने, अब इन सब चीजों में अगर कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, ये बताओ। देखो, प्राइस के अलावा जब अदर किसी डिटर्मिनेंट में चेंज आता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इनकम, जैसे हम लोग बात करते हैं रिलेटिव गुड, हम लोग बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में, हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर के बारे में, तो फिर क्या चेंजेस आते हैं सर, ये बताओ। देखो, जब प्राइस के अलावा इन सब चीजों में, अदर डिटर्मिनेंट्स में अगर चेंजेस आए, हम सबको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बस एक चीज को बता रहे हैं, इनकम, ठीक है। अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस अभी भी सेम है, प्राइस जो है वो अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, ठीक है, इन सब चीजों में जब चेंज आया, पॉपुलेशन, ठीक है, जब इन सब चीजों में चेंज आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अब हम उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। जब प्राइस के अलावा अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आएगा, तो क्या होता है, डिमांड कर्व पूरा पूरा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अभी सर शिफ्ट के बारे में बता दिया आपने, ये शिफ्ट कैसे हो रहा है, देखो ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ये मेरा डी डी था, ठीक है, ये मेरा डी है, ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है। अभी देखो, आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है, हम दोनों चीज समझेंगे। अभी क्या हो रहा है, जैसे किसी भी कस्टमर का इनकम है, ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकम, इनकम अभी 200 रुपए था, अब क्या होता है, आने वाले टाइम पे इसका इनकम 300 रुपए हो जाए सपोज, ठीक है, इनकम क्या हुआ, उसका बढ़ गया। तो जब इनकम बढ़ जाता है, तो क्या होता है, डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, डिमांड कर्व ये हो जाएगा, D1 पे आ जाएगा। बट अगर यही इनकम उसका 300 के 200 से 300 हुआ था, बढ़ा था अभी, अब ये इनकम घट जाए, क्या हो जाए, अब ये इनकम 150 हो जाए, ठीक है, ये इनकम क्या हुआ, कम हो गया, तो क्या होता है, मेरा डिमांड कर्व ना इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अब ये D2 पे चले गया। तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हम देख रहे हैं, तो मेरा शिफ्ट आउटवर्ड हो रहा है, जब नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो मेरा शिफ्ट इनवर्ड हो रहा है, तो पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है। लेकिन जब प्राइस में चेंजेस आता है, तो क्या होता है, मूवमेंट, तो एक चीज आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हो रहा है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि प्राइस में कोई भी चेंजेस आता है। लेकिन प्राइस के अलावा अदर डिटर्मिनेंट्स में जब भी चेंजेस आता है, तो क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। अचानक से डिमांड में इंक्रीज आ गया, अभी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़े, डिमांड इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या हुआ, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब इनकम मेरा कम हो जाता है, तो क्या होता है, मेरा डिमांड घट जाता है, और डिमांड घट जाता है तो क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और इसका यहाँ पे फैक्टर क्या है, नॉन प्राइस फैक्टर, प्राइस के अलावा जो भी अदर डिटर्मिनेंट्स है, अगर उसमें कोई चेंज आता है, तब ये क्या है, नॉन प्राइस फैक्टर है, ठीक है, बस ये जानना था। अभी यहीं पे है कि जब मूवमेंट और शिफ्ट क्या सेम है, नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया, क्या शिफ्ट और मूवमेंट सेम है, नहीं है, हम देख लिए। हर यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट और मूवमेंट दोनों का जो रीजन है वो अलग अलग है, इसी कारण से क्या है, ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना था डिमांड में, और यही था डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, और यही था मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि डिमांड कर्व कैसे बनता है, मूवमेंट कैसे होता है, शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड भी देखा। अब हम लोग देखते हैं आखिर एक्सेप्शन क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। देखो, इकोनॉमिक्स में एक रूल हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड का रूल है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, ठीक है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन अभी आपको करना क्या है ना, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ट्रैप ना यहीं पे बनता है, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल में, और हम लोगों को लगता है बहुत टफ होता है वो, ऐसा नहीं है, हमें ट्रैप को समझना है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि रियल लाइफ में भी कुछ सिचुएशन ऐसा ही होता है, जहां पर क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के बाद कभी कभी ऐसा होता है डिमांड फिर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस क्या है,
यही सारे सिचुएशन बेसिकली क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, कि कभी कभी देखना प्राइस कम होने के बाद भी क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। एंड ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। अभी देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा ऑलरेडी क्या होता है, ठीक है। अभी देखो आखिर लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स ये क्या है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑलरेडी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में ये कवर किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे आपको वापस से इस चीज को एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आपको फिर से क्लैरिटी आ जाए। देखो, सबसे पहला और जो सबसे पावरफुल एक्सेप्शन है वो यही है, गिवन गुड्स। अभी क्या होता है, ये उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि इंफीरियर गुड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि पुअर कंज्यूमर इसको यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझना कि बैड क्वालिटी के होते हैं या खराब सड़ा हुआ प्रोडक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी मैंने ये क्लियर किया है। बेसिकली गिवन गुड्स में क्या होता है कि पुअर कंज्यूमर इसे यूज कर रहे होते हैं, इंफीरियर टाइप ऑफ गुड होते हैं। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है ना, वो अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, और इसके साथ साथ ही क्या है, प्राइस, इनकम, प्राइस और डिमांड। अभी देखो मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि स्टेपल फूड, अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन इसका इनकम के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो अलग है। यहाँ पे क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, इसका प्राइस बढ़े घटे इससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम बढ़ता है, इसका डिमांड कम हो जाता है। लोग क्या करते हैं, बेटर क्वालिटी पे शिफ्ट कर जाते हैं, वो बेटर टाइप ऑफ फूड पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो अदर सब्स्टिट्यूट खोज लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है ना, कि इनकम के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस के कारण तो डिमांड फिर भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है उसके बाद भी डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। ये तो एक्सेप्शन ही हो गया लॉ ऑफ डिमांड का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब यहाँ पे इनकम बढ़ता है ना, जब यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो क्या करता है कि सब्स्टिट्यूट खोज लेता है, ठीक है। उससे बेटर सब्स्टिट्यूट खोज लेता है एंड वो सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि देखो, जो गरीब इंसान है, जो पुअर पीपल है, उनको क्या चाहिए, उनको राइस चाहिए, उनको व्हीट चाहिए, नॉर्मल चीज चाहिए। वो कभी ये नहीं बोलेंगे उनको पुलाव चाहिए, बिरयानी चाहिए, ऐसा। वो नॉर्मल चावल में भी खुश है, नॉर्मल उनको आटा मिल जा रहा है, उसका रोटी बना के भी वो खुश है। अगर राइस महंगा हो भी जाता है सपोज, ठीक है, राइस महंगा हो जाता है तो क्या होगा, लोग ऐसा तो नहीं है कि कुछ और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। खाने के लिए वो तो स्टेपल डाइट है ना, वो तो वो खाएंगे ही। तो इसीलिए क्या होता है, इसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, इसका डिमांड बढ़ता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे प्राइस बढ़ने के कारण इसका डिमांड कम हो जाएगा, ये नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है। अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे पुअर पीपल होते हैं जो कि मीट वेजिटेबल ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा राइस ही कंज्यूम करते हैं। तो इसका प्राइस बढ़ता है, उसके बाद भी क्या होता है, इसका डिमांड बढ़ता ही है, इसका डिमांड कम नहीं होता है। वो ये स्टेपल फूड में वो तो खाएंगे ही, इसका इसका प्राइस कितना भी ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए क्या होता है ना, कि आप देखोगे प्राइस बढ़ने पे भी इसका डिमांड बढ़ जाता है। और यूपीएससी यहीं पे ट्रैप लगा देता है। क्या ट्रैप लगाता है, देखो हम उन ट्रैप को भी समझते हैं, ठीक है। ट्रैप क्या है कि हर एक इंफीरियर गुड्स क्या गिवन गुड्स है, आपको ये समझना है। हम यहाँ पे ये तो बोल देते हैं कि गिवन गुड्स एक इंफीरियर गुड्स है, लेकिन हमें ये भी समझना है हर एक इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर एक इंफीरियर गुड्स नेसेसिटी ही होती है लोगों की, लोगों को खाना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट गलत कर देना, क्योंकि आपको भी पता है कि हर इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ वही इंफीरियर गुड्स हैं गिवन गुड्स, और वही इंफीरियर गुड्स हैं जहां पर जो इनकम है उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखने को मिलता है, कि इनकम बढ़ने के साथ साथ हम अब उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट खोज लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी नॉर्मल जो अभी हमारे इनकम, सपोज कोई एक गरीब इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो पीडीएस सिस्टम जो गवर्नमेंट राशन दे रही है उसका चावल कंज्यूम कर रहा है, वो खा रहा है। बट जिस दिन उसका इनकम बढ़ जाएगा, जिस दिन वो इतना कमा सकता है कि वो अपना चावल का क्वालिटी बढ़ा सकता है, तो वो चावल ही खा रहा है। अभी भी वो स्टेपल फूड में ही है, वो राइस ही खा रहा है, लेकिन अब क्या है, वो 1 रुपए केजी जो पीडीएस में मिलता है वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, पैकेज्ड चावल खा रहा है, ठीक है। अब वो अच्छी क्वालिटी का चावल परचेज कर रहा है। इससे क्या हो जा रहा है कि चावल का डिमांड तो अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। चावल का डिमांड तो कम नहीं हुआ है, बट वो क्या है कि बेटर सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट हो गया है। अब वो बेटर क्वालिटी का चावल खा रहा है, बस इतना ही है। और यही चीज हमें यहाँ गिवन गुड में समझना था। इसीलिए क्या होता है, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का पहला।
अभी देखो सर, आपने गिफन गुड्स बताया और वेवलेंट गुड्स के बारे में भी तो बात कर रहे थे आप। अभी देखो वेवलेंट गुड्स में क्या होता है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन ही है। क्यों? चलो इस पे भी बात करते हैं। देखो ये जो वेवलेंट गुड्स है ना, ये बेसिकली स्टेटस, प्रेस्टीज, इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं लोग। ठीक है, इससे अपना स्टेटस दिखाते हैं। ये सेकंड एक्सेप्शन है वेवलेंट गुड्स। देखो ये वो गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं। जैसे देखो, आप बेसिकली टाटा नैनो भी खरीद लेते हो ना, कार के नाम पे, फोर व्हीलर के नाम पे, तो आप उससे भी ट्रेवल कर पा रहे हो। ठीक है, बट क्या होता है, बहुत लोगों को क्या चाहिए होता है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। अब ये क्या है, काम तो वही आ रहा है, बट क्या है कि अगर हम अच्छे ब्रांड का खरीदते हैं, अच्छा दाम का होता है, तो वो क्या दिखाता है, वो आपका स्टेटस दिखाता है कि आप सोसाइटी में किस स्टेटस पे हो, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, तो इस तरह के जो स्टेटस सिंबल वाले गुड्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है ना, प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है ना, वो लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे आप खुद ही देखो ना, मोनालिसा की पेंटिंग क्या है, पेंटिंग ही है ना बेसिकली वो, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि वो मेरे घर में, हम अपना स्टेटस दिखाएं कि हम देखो इतना अमीर है। तो बस यही चीज है, इसी के कारण यहाँ पे अट्रैक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। अभी देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ता है, उसके बाद भी क्या होता है, डिमांड बढ़ता ही है, डिमांड कम नहीं होता है। देखो यहाँ पे दोनों गुड्स जो है, दोनों लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, लेकिन दोनों अलग अलग गुड्स हैं। ये बेसिक नेसेसिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो आपका वेवलेंट गुड है, ये स्टेटस और प्रेस्टीज के बारे में बात करता है। ठीक है, हमने आपको बताया जितने लग्जरी कार हैं, जितने ब्रांडेड वॉचेस हैं, ठीक है, डिजाइनर हैंडबैग हैं। सोचो ना, क्या है, गुच्ची, गुच्ची का बैग इतना महंगा आता है, लुई विटॉन का बैग इतना महंगा आता है। क्या काम क्या होता है, सेम काम है, बैग स्टोरेज के लिए यूज करते हैं लोग, स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन देखो इतना महंगा खरीद रहे हैं। 10-10 लाख से स्टार्ट होता है बैग। तो ये सब क्या है, आप खुद ही सोचो, अगर उस बैग का प्राइस कम हो जाए, जो गुच्ची का बैग अभी 10-10 लाख में मिल रहा है, वो 10-10 हजार में मिलने लगे, तो बहुत लोग अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत लोग खरीद के रख लेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो इजीली अवेलेबल है। अब वो प्रेस्टीज नहीं दिखा रहा, वो स्टेटस नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि लगता है कि ये इतने कम प्राइस का है कि हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, फिर उसका डिमांड कम कम हो जाता है। जैसे इसका प्राइस कम होगा, इसका डिमांड भी कम हो जाता है। और यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यहाँ पे डिमांड यूटिलिटी के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, स्टेटस के लिए हो रहा है। जहाँ पे डिमांड यूटिलिटी के लिए हो, सेटिस्फेक्शन के लिए हो, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। और जहाँ पे डिमांड, देखो ये क्या है, ये बेसिक नेसेसिटी है गिवन गुड, यहाँ पे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे स्टेटस यूटिलिटी की बात ही नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे लोग सेटिस्फाई होने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि उन्हें जिंदा रहना है। और देखो कि वेवलेन गुड जो है, ये प्रेस्टीज के लिए खरीद रहे हैं, स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, ये भी एक लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। क्योंकि देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन क्या है, यहाँ पे प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ जा रहा है। इसी के बाद तीसरा आते हैं, ये तीसरा क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड। अभी देखो सर, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होता है ये बताओ। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है, आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपका जो फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन, ये इम्पैक्ट डालता है यहाँ पे डिमांड को। ठीक है, ये जो तीसरा एक्सेप्शन है, ये कब आता है, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि गोल्ड के बारे में देखो। ठीक है, गोल्ड लोग क्यों परचेज करते हैं, लोगों को पता है कि गोल्ड आने वाले टाइम पे, टाइम खत्म होते होते, टाइम पास होते होते, वो और वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है, ये लोग सोच के चलते हैं। सोचो जिसने 2017 में गोल्ड परचेज किया होगा, उस टाइम पे 30,000 पर 10 ग्राम था। ठीक है, आज के टाइम पे वही 1,80,000 के समथिंग। तो देख रहे हो कि कैसे प्राइस बढ़ा है, किस तरह से पिछले 5 से 7 सालों में। तो जब लोग ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो पहले ही ज्यादा खरीद लेते हैं। अभी देखो हमें पता है कि अभी मेरे पास अगर बहुत पैसा आ जाएगा, 10 लाख 20 लाख रुपए आ जाएगा एक बार में, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, अगर उन पैसों की मेरे पास जरूरत नहीं है, हम कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि हम गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, 10 साल बाद उसका वैल्यू भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सोच के पहले ही खरीद लेते हैं। ठीक है, और इस तरह में क्या होता है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि देखो अभी भी गोल्ड का प्राइस बढ़ ही रहा है, फिर भी क्या है, इसका डिमांड कम नहीं हो रहा है, इसका डिमांड फिर भी बढ़ता ही जा रहा है, लोग अभी भी खरीद रहे हैं।
ठीक है? शेयर मार्केट में क्या सोच के खरीदते हैं कि अगर कोई शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो अगर उनको लगता है कि उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो आने वाले टाइम पे ही पे भी इंक्रीज करता जाएगा, तो हम अभी भी उसका जिस प्राइस पे होता है उस प्राइस पे खरीद लेते हैं, ये सोच के कि आने वाले टाइम पे शायद इसका प्राइस और बढ़ जाएगा। आज के टाइम पे जो रियल एस्टेट बिजनेस है, लैंड है, जैसे लैंड का प्राइस क्या है, लैंड को एक ऐसा एसेट माना जाता है कि आज के टाइम पे आप खरीद लो उसका वैल्यू गिरेगा नहीं, हमेशा बढ़ता जाएगा। तो हम आज के टाइम पे भी क्या होता है ना, लैंड गोल्ड इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों? अभी जो प्राइस है उसी में उसको खरीद लेते हैं, ताकि हमें पता है कि आने वाले टाइम पे शायद इसका दाम बढ़ जाएगा। आज महंगा है, कल और ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए हम आज ही ले लेते हैं। तो इस तरह के जब माइंडसेट के साथ इंसान चलता है, कंज्यूमर इस तरह के माइंडसेट के साथ चलता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, इसका ब्रेक हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड को यहाँ पे भी तोड़ दिया जाता है। ठीक है? अभी देखो, ये तो समझ गए। देखो, तीन चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है समझना एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें नेसेसिटी पता चली है, तो नेसेसिटी गुड्स जो भी लाइफ सेविंग है, हैबिचुअल गुड्स होंगे, ये सारी चीजों का भी लॉ ऑफ डिमांड से कोई वास्ता नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है? अभी देखो, कभी कभी इमरजेंसी एंड पैनिक सिचुएशंस भी आते हैं, ठीक है? वो भी नेसेसिटी होती है, तभी लोग करते हैं। अभी क्या है, बहुत लोग ना यहाँ पे तीन चार और लिख देंगे, यहाँ पे एक और एक्सेप्शन डाल देंगे कि नेसेसरी गुड्स के लिए होता है। अभी देखो, क्यों करना है यार, टाइप को क्यों एक्स्ट्रा इंक्रीज करते जाना है? आपको बस समझना है, हम लोग यहाँ गिवन गुड्स में क्या देखें, नेसेसिटी ही तो है, तभी तो लोग खरीद रहे हैं। ये उसी तरह के गुड्स है ना जो बहुत इसेंशियल होते हैं, जिनका कोई बेसिकली अगर वो परचेज नहीं कर पा रहे तो कुछ और भी नहीं करके जिंदा नहीं रह सकते। तो लोग इसमें भी क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन ही देखने को मिलता है। वो अभी देखो क्या होता है ना कि कुछ, अभी देखो आप बोलोगे कि सर गिवन गुड्स और नेसेसिटी गुड्स तो अलग अलग है। देखो अलग अलग है, इस चीज को भी आपको समझना है कैसे अलग है। देखो, गिवन गुड्स क्या है, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, वो पे स्टेपल फूड का जैसे एग्जांपल लिया था वो। बट नेसेसरी गुड्स में और भी चीजें आती है। देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, ठीक है, और उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है। तो आप यहाँ पे उसको भी अगर लिखना चाहोगे लिख लो, लेकिन याद करने के लिए इतनी जरूरी नहीं है कि इसको याद करना है और समझना है। बस ये ध्यान रखना कि नेसेसरी गुड्स के साथ भी ऐसा होता है कि जब वो गुड्स ऐसा होता है ना कि इतना एसेंशियल होता है कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे कोई शुगर का पेशेंट, उसको इंसुलिन चाहिए तो चाहिए, इंसुलिन के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई एक आध आप देखोगे इंजेक्शन जो कि 2-2.5 करोड़ का आता है, किसी मरीज के लिए होता है, कोई बीमारी होती है, आई डोंट नो बहुत ज्यादा इसके बारे में याद नहीं है मेरे को। तो उसके लिए क्या होता है कि 3 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, वो भी नेसेसिटी है, लोग उसको नहीं लगाएंगे मर जाएंगे। तो लोग फिर उसको खरीदते ही है, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। ठीक है? और इसी में बेसिक यूटिलिटी भी होता है जो हम लोगों ने गिवन गुड्स में देखा। यहाँ पे प्राइस बढ़ने के बाद भी क्या होता है, डिमांड ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और इसीलिए यहाँ पे भी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वीक हो जाता है। अभी देखो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, पैनिक सिचुएशन हो, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन का सिलेंडर बहुत जरूरी था, मास्क बहुत जरूरी था, मास्क का प्राइस इतना हाई हो गया था, उसके बाद भी लोग मास्क खरीद रहे थे, मार्केट से मास्क का सप्लाई खत्म हो गया था। ठीक है? तो इस तरह में क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है? चलो, ये समझ गए। एक्सेप्शन में हम क्या देखें, गिवन गुड्स, वेबलिन गुड, जब हम फ्यूचर के लिए स्पेकुलेशन करते हैं, तब उस टाइम पे भी ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो जाता है। फिर नेसेसरी गुड्स, हम नेसेसरी गुड्स में भी देखते हैं। हम अगर और लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है? तो ये सारी चीजों में क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो रहा होता है। तो ऐसा बोलना कि लॉ ऑफ डिमांड हर एक जगह पे काम करता है, नहीं होता है। हमने पहले ही देखा, इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजी में हमने ये पढ़ा कि एक्सेप्शन, एजम्पशन, ये सारी चीजें इकोनॉमी के थ्योरी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो बेसिकली ये था हमारा एक्सेप्शन ऑफ गुड्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है? हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी समझेंगे। ठीक, अभी देखो उससे पहले क्या होता है ना, यूपीएससी के लिए कुछ जरूरी चीजें हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यूपीएससी ने कभी ऐसा मार्क कर गया है कि गिवन गुड्स और वेबलिन गुड सेम है, तो आपको हटा देना है पहले, ये कभी भी सेम नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है? बहुत लोग क्या होते हैं, सोचते हैं ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन होते हैं तो सेम है, तो मार्क कर दो, नहीं, गलत कर रहे हो आप। ठीक है? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वेबलिन गुड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो स्टेटस ड्रिवन होता है, स्टेटस ड्रिवन। ठीक है? हम क्या देखते हैं कि जो गिवन गुड्स होता है, गिवन गुड, ये क्या होता है, ये बेसिकली इनकम
इफेक्ट डोमिनेटेड होता है, डोमिनेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, और ये इसी से आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर होगा। ये सब समझ में आ रहा है तो फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप सही रास्ते में जा रहे हो। आपसे सारे क्वेश्चन लगभग लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ सही होंगे। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि बेसिकली इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड कितना इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या हैं। इसलिए क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में एक चीज याद रखना पड़ता है, लॉ कितना भी स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं होता है। और ये जो चीज है ना, ये चीज हर किसी को समझ नहीं आती है, और इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यहीं पे क्या होता है, लोग फंस जाते हैं, और यूपीएससी यहीं पे ट्रैप सेट कर देता है। लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहीं ब्रेक ही नहीं होगा, ये समझना होगा आपको। इसीलिए मैंने एक लेक्चर लाया है, इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी। प्लीज आप उस लेक्चर को देखो, वो लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे इतनी बेसिक क्लैरिटी आएगी कि आप कंफ्यूज नहीं होगे यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, थैंक यू।